गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गॉर्जस थ्योरम देख ली है और गॉर्जस थ्योरम की अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे। गॉर्जस थ्योरम की काफ़ी एप्लीकेशंस हैं तो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। गॉर्जस लॉ और गॉर्जस लॉ से रिलेटेड उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से कुछ न कुछ पेपर में ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो आप गॉर्जस लॉ का सिंपल वेरिफिकेशन और डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉर्जस लॉ और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉर्जस लॉ ये ज़रूर कर लेना, इनमें से कुछ न कुछ ज़रूर पेपर में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉर्जस थ्योरम। इम्पोर्टेंट applications of Gauge's theorem। Important applications of Gauge's theorem। तो देखिए बेटा, इसकी जो पहली एप्लीकेशंस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight uniformly charged wire। बेटा हमारे पास इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। आप समझे, हमारे पास एक बहुत लंबा और बिल्कुल सीधा एक वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। बहुत लंबा, इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, एक बहुत लंबा और सीधा वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि गॉर्जस लॉ की या जो एप्लीकेशंस है, गॉर्जस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस है सभी के अंदर आप क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये ध्यान रखें, ये हमारे दिमाग में पहले से ही होना चाहिए कि जब भी हम गॉर्जस लॉ के एप्लीकेशंस निकालेंगे, कोई भी हो, ये तो मैं पहले ही करा रहा हूँ, कोई भी हो, सभी के अंदर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हम निकालेंगे किसकी वजह से? एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसकी वजह से हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। यहां आप कंसीडर कर ले, क्या कंसीडर करेंगे आप? इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर। यहां आप कंसीडर करेंगे इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैं कंसीडर कर रहा हूं इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर जिसकी यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ओके, तो बेटा मैंने ये कंसीडर कर लिया इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर और जिसकी यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी जो है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। अब इस इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर
जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इसकी वजह से ये कोई पी पॉइंट है बेटा, और इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या सिंपली आप कह सकते हो कि फील्ड निकालेंगे। फील्ड भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। तो ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, और इसकी वजह से ये कोई पी पॉइंट है जो इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। आप इस पी पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा क्या करें? देखिए बेटा, जो आपका ये जो पॉइंट है ये हम आर्बिट्रेरी ओरिजिन मान लेते हैं। देखिए ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो इसका ओरिजिन कहाँ होगा हम नहीं जानते। हम मान लेते हैं कि यहां पर ओरिजिन है। ओके, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से बराबर दूरी पे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, यानी आर्बिट्रेरी जो ओरिजिन है उससे दोनों साइड बराबर दूरी पे आप दो लाइन एलिमेंट्स कंसीडर कर ले। क्लियर? आपके जो P1 एंड P2 मैंने लिए हैं, ये क्या है? ये है लाइन एलिमेंट्स। तो P1 और P2 दो लाइन एलिमेंट्स आप कंसीडर कर ले एट इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ आर्बिट्रेरी ओरिजिन O। अब बेटा इस P1 और P2 की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी जरा आप सोचें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी ये आप जरा सोचें। थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर आप भी दें और आप पता करें कि कितनी होगी। तो बेटा कितनी होगी निकालते हैं हम। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका होता है कि यहाँ आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट वो हम सब यहाँ नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जरा समझे। देखिए बेटा, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना वो एक तो इस डायरेक्शन में होगी। अब एलिमेंट P2 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ E2 होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बेटा P1 एलिमेंट लाइन एलिमेंट की वजह से वो होगी इधर, वो E1 मान लेते हैं। बेटा अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 के जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करोगे तो ऐसे आएंगे। देखो E2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक आएगा इधर, और ऐसे E1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा इधर। अब बेटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, यानी एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे जरा समझे आप। देखिए ये P1 और P2 दोनों क्या है, O से इक्वल डिस्टेंस पे, ये दूरी भी उतनी है, ये दूरी भी उतनी है, और ये R है। इसलिए बेटा ये यहां से लेके यहां तक की ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। जब ये दोनों दूरी बराबर है और P1 और P2 दोनों लाइन एलिमेंट है तो दोनों के अंदर चार्ज बराबर होगा। यानी बेटा देखो इसमें और इसमें चार्ज बराबर है, और इनकी यहां से इस P पॉइंट से दूरी बराबर है। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है E1 और E2 जो यहाँ पे निकल के आ रही है, ये हमारी E1 और E2। बेटा उनकी डायरेक्शन अलग अलग जरूर जा रही है, बट उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, आप ये समझें। और मैग्नीट्यूड बराबर होगा इसलिए क्या होगा कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये इस डायरेक्शन में जो है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है, ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी बेटा। यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ जो बन रही है वो क्या है, उसको बोलते हैं रेडियल।
क्या है बेटा, रेडियल। ध्यान रखे, क्या बोलेंगे इसको, रेडियल। ये वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे क्या है, रेडियल। ये हमने देखा दो लाइन एलिमेंट जो P1 और P2 जो हमने लिए थे उनकी वजह से बेटा। लेकिन बेटा जो आपका वायर जो है ये तो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, इसलिए आपके और भी बहुत से लाइन एलिमेंट होंगे। जैसे एक लाइन एलिमेंट ये ले लें और एक लाइन एलिमेंट इधर ये ले लेंगे, उनकी वजह से भी ऐसा ही होगा। फिर एक लाइन एलिमेंट ये ले लें और फिर एक लाइन एलिमेंट ये ले लें, उसकी वजह से भी ऐसा ही होगा। आप लेते रहिए, कितने भी लेते रहिए, सब में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर की वजह से जो बनेगी वो ऐसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी, यानी वो क्या होगी, रेडियल होगी। आप इस चीज को समझें। क्लियर। अब बेटा मान लीजिए आप कोई प्लेन लेते हैं जो आपके इस इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर को नॉर्मली कट करता है। जैसे मेरा हाथ है, इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर को ऐसे ये क्या कर रहा है, नॉर्मली कट कर रहा है। तो ये जो प्लेन है इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वो क्या आएगी, रेडियली। हालांकि उसकी वैल्यू जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कि इस वायर से कितनी दूरी पे है, इसके ऊपर उसका मैग्नीट्यूड निर्भर करेगा। बट डायरेक्शन फिक्स क्या रहेगी, रेडियल रहेगी। क्लियर बेटा। तो यहां से हमने ये इतना ही समझना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर की वजह से जो बनती है वो क्या रहती है, रेडियल रहती है। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे क्या आएगी, वो रेडियल आएगी। इधर देखे, इधर देखे, यहां देखे, यहां देखे, यहां देखे, यहां देखे, कहीं देखे, वो रेडियल आएगी। हालांकि उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पे निर्भर जरूर करेगा। ओके। तो बेटा अब इस आर्टिकल को करते हैं हम। तो देखिए क्या होगा बेटा, तो देखिए बेटा आपने क्या लिया था, इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी थी, लेमडा थी। तो बेटा ये आपका रहा ये वायर, ये आपका इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर है जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा, लेमडा। अब क्या करेंगे बेटा, आप इस वायर को एक्सिस मानते हुए, इस वायर को एक्सिस लेते हुए आप कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर। क्या कंसीडर करेंगे बेटा आप, राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर, और एक्सिस क्या लेंगे, ये वायर ही। तो बेटा ये हो गया आपका, ये आपका राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर हो गया जिसकी एक्सिस जो है ये वायर ही है। और जो आपने राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर कंसीडर किया है उसकी रेडियस हम r ले रहे हैं और उसकी लेंथ हम बेटा कितनी ले रहे हैं, L ले रहे हैं बेटा। अब बेटा एक चीज तो हम पहले ही देख चुके, क्या देख चुके हैं हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर की वजह से क्या होती है, रेडियल होती है। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, चलिए E मान लेते हैं, लेकिन वो होगी कितनी, रेडियल, इस डायरेक्शन में। बेटा यहां पर भी कितनी होगी, उतनी ही दूरी है वायर से, तो क्या होगी, E होगी, लेकिन होगी नॉर्मली यानी रेडियल डायरेक्शन में। और यहां पर भी बेटा E होगी लेकिन रेडियली होगी। अब बेटा देखिए ये जो सरफेस है ना, क्योंकि आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होगा उसके तीन सरफेस बनेगी, एक ये क्रॉस सेक्शन,
एक इधर का क्रॉस सेक्शन और एक ये कर्व्ड सरफेस। तो बेटा देखिए हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस है ना, क्रॉस सेक्शन जो है, इसका एरिया मैं S मान लेता हूं, ये जो है इसका भी कितना मान लेता हूं, S मान लेता हूं। और बेटा यहां पर ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट ये कोई P पॉइंट है, यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूं। कितना लिया है मैंने, ये ds मैंने एरिया एलिमेंट लिया है। लेकिन यहां पर जो ds वेक्टर है, जो एरिया एलिमेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब यही डायरेक्शन बनेगी यूनिट वेक्टर n की। और बेटा अब मैं बारी बारी तीनों फेस जो है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाह रहा हूं। ओके बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है इसकी कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने का फार्मूला तो यही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने का तो ये फार्मूला है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा, ये होगा। अब बेटा देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस, और ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल। तो बेटा देखिए ds वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा, तो एंगल क्या आएगा, 0। और आप ऑलरेडी जानते हो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से बेटा ये कितना आएगा, ई ds। अगर मैं ई को बाहर कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये। और बेटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ऑफ ds, ये कितना बनेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ds, ये कितना बनेगा। तो बेटा ds क्या है, एरिया एलिमेंट है। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं ओवर क्लोज्ड सरफेस, तो यहां पर जो क्लोज्ड सरफेस होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी कर्व्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस ds हो, क्या बनेगा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना बनेगा, देखिएगा आप, ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है, जिसकी लेंथ है l है। तो फिर कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना बनेगा, 2 पाई r l। तो बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आएगा E इंटू 2 पाई r l। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस जो है बेटा वो ये आएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन। अब बेटा इसमें दो क्रॉस सेक्शन है, देखिए एक क्रॉस सेक्शन ये है, एक क्रॉस सेक्शन ये है, दोनों का एरिया बराबर है, इसका भी S और इसका भी S, और दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखिएगा ये है और इसमें ये है। और इसका आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा बेटा वो ये बनेगा, और इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा बेटा वो ये बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन, अब मैं एक का नहीं दोनों का इकट्ठा देख रहा हूं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शंस ऑफ सिलेंडर, वो क्या बनेगा बेटा, तो बेटा वो बनेगा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है E, और एरिया कितना है यहां पे S। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब चूंकि इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा, तो इसको मैं लिख दूं 2, 2 से गुना कर देता हूं। वो इसलिए कि दोनों क्रॉस सेक्शन का इकट्ठा ही देख रहा हूं, मैंने क्रॉस सेक्शन नहीं लिखा, मैंने क्रॉस सेक्शंस लिखा है, दोनों का एक साथ देख रहा हूं। तो बेटा देखिए कितना हो जाएगा, ये 2, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड
कोस, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और एरिया वेक्टर S के बीच में एंगल कितना है, जरा खुद ही देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है यानी एरिया का जो नॉर्मल है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो ये आएगा बेटा 90 डिग्री, और बेटा कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इस तरीके से क्या आया, 0। अब हमने तीनों सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया है। अब हम देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर। तो बेटा देखिए क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर। तो बेटा वो फाई ई मान लेते हैं, कितना बनेगा फाई ई, और वो कितना होगा, इन तीनों का जो आ रहा था वो ऐड कर दें। तो एक का तो कितना क्राउड सरफेस का कितना आ रहा था, वो आ रहा था E 2 पाई आर एल, और दोनों जो फेस थे ये और ये क्रॉस सेक्शन जो थे उनका कितना था 0, तो कितना आया 2 पाई आर एल इंटू ई। बेटा आप गोजेस थ्योरम अप्लाई कर दे आप। तो बेटा जब आप गोजेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ना। अब हम गोजेस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा देखिए क्या आएगा, using Gauge's theorem, using Gauge's theorem। तो बेटा गॉजेस थ्योरम क्या है, गॉजेस थ्योरम ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या आएगा बेटा, वो होता है 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड बॉडी। अब यहां क्लोज्ड बॉडी सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, हमें नहीं पता इसके अंदर कितना चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है बेटा, ठीक है। अब ये चार्ज क्यू कितना होगा, हमें अब ये देखना पड़ेगा कि ये चार्ज क्यू कितना होगा। तो देखिए बेटा क्या होगा, देखते हैं चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो बेटा चार्ज इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा, वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ वायर इन सिलेंडर। सिलेंडर में वायर की लेंथ कितनी है उसके और लीनियर चार्ज डेंसिटी के गुना के। तो चार्ज इन सिलेंडर हमने कितना माना है बेटा, Q, यानी Q किसके बराबर होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिलेंडर में वायर की लेंथ कितनी है, सिलेंडर की लेंथ L है, तो वायर की भी कितनी हुई उसके अंदर L। तो बेटा जो चार्ज आपने माना था ना Q इनसाइड द सिलेंडर वो कितना है, लैम्डा L। तो बेटा आप ये सब वैल्यू रख दो इसके अंदर, गाजेस थ्योरम के अंदर वैल्यू रख दो। तो कितना आएगा, ये कितना है, ये आपका 2 पाई आर एल इंटू ई, और ये किसके बराबर होना चाहिए था, Q/ε0, लेकिन Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L। तो बेटा इस तरीके से देखोगे तो E कितना आएगा, लैम्डा L/2 पाई R/ε0 L। बेटा L से L कट गया तो कितना आया,
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है, जो कि आपने निकालना यही था। अब देखिए आपने क्या निकालना था, आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था ना, ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से वो ये निकल के आ रहा है बेटा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। देखिएगा आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो बेटा देखिए अगर आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो, इफ ऐसा हो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी, पॉजिटिव है, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर ये आपकी लेमडा नेगेटिव हो, लेस देन 0, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तब होगी रेडियली इनवर्ड। तो बेटा आपने देखा कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉजेस थ्योरम, मैंने पहले ही बताया था ना कि गॉजेस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस आप देखेंगे उन सभी में आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी आपने देखा कि हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया था, जो यहां पे लिखा हुआ था, कितना निकल के आया था, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था, जो कि क्या होगा, रेडियली होगा, जो क्या होगा, रेडियली होगा। बट डिपेंड करता है कि आपका लेमडा कैसा है। देखिए लेमडा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, लेमडा अगर नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा।